नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हमने गणित पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा की और पाठ्यक्रम के अलावा फिर हमने गणित से संबंधित जो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो फॉर्मेट है, उसका अध्ययन किया। और फिर हमने शिक्षण के ऊपर एक छोटी सी परिचर्चा की कि शिक्षण के अंदर एक शिक्षा शब्द छुपा हुआ है, अंग्रेजी में जिसको एजुकेशन कहते हैं, जिसके ऊपर कई प्रकार की बातें हमने देखने को मिली। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले कंसेप्ट की। हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस की। और शिक्षा से संबंधित परिभाषाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो नंबर 1 पर हम जिस परिभाषा को रखेंगे वो परिभाषा है आपके गांधी जी के अनुसार। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। अब गांधी जी क्या कहते हैं तो वो सुनिए कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास, अर्थात उसके शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि का सबसे अच्छा विकास। क्लियर है? गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास, अर्थात उसके शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि का सबसे अच्छा विकास। यानी कि ये बोलते हैं कि शिक्षा केवल ऐसे नहीं कि बच्चे को पढ़ा दिया, कंसेप्ट सिखा दिया, नहीं। शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शरीर का विकास होना चाहिए, आत्मा का विकास होना चाहिए, मन का विकास होना चाहिए और बुद्धि का बहुत बेहतरीन विकास इसमें होना चाहिए। तो जिस परिभाषा में आपको सर्वांगीण विकास होता हुआ नजर आए, जिस परिभाषा में आपको सर्वांगीण विकास होता हुआ नजर आए, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? गांधी जी की। दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो दूसरी परिभाषा हम देखते हैं विवेकानंद जी के अनुसार। और विवेकानंद जी क्या परिभाषा देते हैं तो सुनिएगा कि शिक्षा, या मैं डायरेक्ट इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिखवाऊं तो बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब आप समझें, विवेकानंद जी कहने का मकसद यह है कि साहब बालक को आप ज्ञान मत दीजिए, बालक में ज्ञान पहले से है, आपको तो केवल उस ज्ञान को उसके शरीर से बाहर निकालना है। यानी कि बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। बालक जो अंतर से पूर्ण है उसकी जब अभिव्यक्ति करवाते हैं तो वो शिक्षा है। ये कहने का तात्पर्य किसका था? विवेकानंद जी का। और इसके अंदर जो एक शब्द आपको याद रखना है वो है अंतर्निहित पूर्णता। जहां पर भी अंतर्निहित पूर्णता की बात होगी वहां पर कौन होंगे? विवेकानंद जी। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे। चलिए जी, अगली परिभाषा है नंबर 3 पर अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल।
अब अरस्तु क्या कहना चाहते हैं? तो अरस्तु की परिभाषा देखिएगा कि शिक्षा बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करती है ताकि वह परम सत्य, शिव और सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा जो है ये बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करती है ताकि वह परम सत्य, शिव और सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। अब आपको इसके अंदर जो बात याद रखनी है वो ये 3 शब्द हैं, सत्य, शिव और सुंदर। जहां पर भी इन 3 शब्दों की चर्चा होती हुई नजर आएगी वहां पर निश्चित रूप से जिसकी परिभाषा मानी जाएगी वो कौन होंगे? अरस्तु। इसके अलावा नंबर 4 पर है पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी क्या परिभाषा देते हैं तो वो सुने। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। समझे? बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। मतलब बालक, ये परिभाषा कहीं ना कहीं मैच कर रही है किसके साथ में? विवेकानंद जी के साथ में। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है और वो कौन सा शब्द है? आंतरिक शक्तियां। जहां पर भी आंतरिक शक्तियों की बात हो रही होगी वहां पर कौन होंगे? पेस्टोलॉजी होंगे। क्लियर है? चारों परिभाषा आपके सामने है, फटाफट से इसे क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, पांचवी परिभाषा है बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म के अनुसार। अब बौद्ध धर्म क्या कहता है वो सुनिए। बौद्ध धर्म वही धर्म है जिसके संस्थापक है महात्मा बुद्ध, और ये कहते हैं कि जो हमें या जो प्राणी को मोक्ष दिला दे, या मैं सीधी सी एक बात आपको कवर करना चाहता हूं कि जो प्राणी को निर्वाण दिला दे, वही शिक्षा है। क्या दिला दे? निर्वाण। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जिस परिभाषा में निर्वाण शब्द का इस्तेमाल हो रहा हो, निर्वाण शब्द का, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? बौद्ध धर्म की हो जाएगी। इसके अलावा नंबर 6 पर जैन धर्म के अनुसार, और जैन धर्म कौन सा धर्म है? जिसके संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। ये कहते हैं कि जो प्राणी को मोक्ष दिला दे वही शिक्षा है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर एक शब्द, और वो है मोक्ष। जहां मोक्ष दिलाई जा रही है वो जैन धर्म है, और जहां निर्वाण दिलाई जा रही है वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसके अलावा वेदों के अनुसार,
अब वेद क्या कहते हैं तो ये समझें। वेद कहते हैं कि जो, या मैं इसको पहले बता दूं कि वेद जो है वो 4 हैं: अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और वेदों के अंदर एक साफ सुथरी बात कही गई है विद्यार्थी मित्रों, वेदों का निर्माण संस्कृत भाषा में किया गया है। कौन सी भाषा में किया गया है? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में एक सूक्ति बहुत प्रचलित है, वो सूक्ति क्या है तो सुनिएगा, सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये अर्थात जो हमें मुक्ति दिलवा दे वही शिक्षा है। जो क्या करे? जो हमें मुक्ति दिलवा दे वही शिक्षा है। और ध्यान रखना, इस परिभाषा में एक शब्द आया है मुक्ति, इस शब्द के आधार पर ही आपको ये परिभाषा याद रखनी है। तो क्लियर कट बात है। बौद्ध धर्म तो क्या दिलवा रहा है? निर्वाण। जैन धर्म क्या दिलवा रहा है? मोक्ष। वेद क्या दिलवा रहे हैं? मुक्ति। मुक्ति किस सूक्ति के माध्यम से? सा विद्या या विमुक्तये। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, अब देखें। अब ये जो हमने शब्द इस्तेमाल किया शिक्षा, वो कई प्रकार ये पूछता है, कई बार ये पूछता है कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और तब हमें आंसर देना पड़ता है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है शिक्षा? 3 प्रकार की। और वो कौन कौन सी? तो देखिएगा, नंबर 1 पर औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। नंबर 2 पर अनौपचारिक शिक्षा। और नंबर 3 पर निरौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा 3 प्रकार की है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब इन तीनों प्रकारों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे क्लियर करें, ये सारी बातें हम करेंगे एक एक करके। फटाफट से क्लियर कीजिए, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम लेते हैं औपचारिक शिक्षा। कि साहब औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? अब देखिए, जब हमें तीनों प्रकारों की शिक्षा के बारे में विवरण दे दिया गया हो, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तो हमें ये पहचान करना आना चाहिए कि साहब ये शिक्षा है कौन सी। सामने कोई शिक्षा दे दी, पूछ लिया बताओ ये कौन सी है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो ध्यान रखिएगा कि 2 शब्दों के आधार पर हम प्रत्येक शिक्षा का वर्गीकरण कर सकते हैं। और वो क्या है? तो देखिए कि ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत, ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत उद्देश्य तथा परिस्थिति दोनों ही निश्चित हो, दोनों ही निश्चित हो, तो उसे औपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। तो उसे औपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो उद्देश्य और परिस्थिति की, जिस भी शिक्षा में
उद्देश्य और परिस्थितियां दोनों निश्चित हो रहे हों, वो शिक्षा हर हाल में औपचारिक शिक्षा मानी जाएगी। अब कैसे, तो सोचो, जैसे मान लीजिए मुझे बीकॉम करना है, मुझे बीकॉम करना है, तो साहब मेरा उद्देश्य निश्चित हो गया। अब साहब मैं डेली कॉलेज जा रहा हूं, कॉलेज जाकर के पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब परिस्थितियां भी निश्चित हो रही है, उद्देश्य भी निश्चित हो रहा है और परिस्थितियां भी निश्चित हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी एजुकेशन के अंदर आ गई, स्कूली एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन? ये आ जाएगी साहब औपचारिक में। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स उदाहरण होंगे, नंबर 1 स्कूली शिक्षा, इसके अलावा कॉलेज शिक्षा, इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा, और इसके अलावा कोचिंग शिक्षा। ये सारे के सारे किसका उदाहरण है? औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है विद्यार्थी मित्रों। तो क्लियर कट बात है, उद्देश्य परिस्थिति दोनों निश्चित हैं और सबके एग्जांपल्स आपके सामने। फटाफट से इसको क्लियर करो, दिल दिमाग जहन पर इसको आत्मसात करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, दूसरा प्रकार देखिए, अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें? तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है ये समझे। अनौपचारिक शिक्षा के अंदर भी वही उद्देश्य और परिस्थिति वाली बात है, लेकिन अब पहचाने कैसे, तो इसको मैं लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि इसके अंतर्गत उद्देश्य व परिस्थिति दोनों ही निश्चित नहीं होते। क्लियर है? मतलब अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि इसके अंदर उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित नहीं होते, दोनों ही फिक्स नहीं होते। ना उद्देश्य निश्चित होता है और ना परिस्थिति निश्चित होती है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे सेट करें? तो जैसे मान लीजिए दादाजी से प्राप्त शिक्षा हो गई, या फिर सड़क चलते समय अचानक से शिक्षा मिल जाना, सड़क चलते समय अचानक जो शिक्षा मिलती है, या फिर मैं इसको सीधा पारिवारिक भी कह सकता हूं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित नहीं होते, जैसे कि दादाजी से प्राप्त शिक्षा, सड़क चलते समय अचानक से प्राप्त शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा। ये भैया अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण माने जाते हैं। कौन सी शिक्षा के? अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण माने जाते हैं। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। चलिए जी, अब साहब अगला यानी कि जो तीसरा प्रकार है वो वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है एग्जाम की दृष्टि से, और वो है निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? निरौपचारिक शिक्षा। अब निरौपचारिक शिक्षा क्या कहती है, तो पहले ये समझे निरौपचारिक शिक्षा क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत केवल उद्देश्य निश्चित होता है, केवल उद्देश्य निश्चित होता है, परिस्थिति
नहीं। ठीक है, केवल उद्देश्य निश्चित होता है, परिस्थिति नहीं। यानी कि परिस्थिति निश्चित नहीं है, केवल उद्देश्य निश्चित है। ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे बीकॉम करनी है, लेकिन साहब मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, तो मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी गया, वहां से मैंने फॉर्म अप्लाई किया। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद में साहब मुझे किताबें पकड़ा दी गई और कहा कि अगले साल की इतनी तारीख को आपका एग्जाम लगेगा, उस टाइम आ जाना, पेपर दे लेना, काम खत्म। तो इसका मतलब मेरी बीकॉम तो हो ही रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या मैं डेली कॉलेज जा रहा हूं? नहीं। इसका मतलब विद्यार्थी मित्रों, ये साफ तरीके से पता लग रहा है कि साहब ये निरौपचारिक शिक्षा है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कोटा ओपन विश्वविद्यालय, एक तो यह है। दूसरा है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अपन नाम ले सकते हैं दूरस्थ शिक्षा। इसके अलावा अपन नाम ले सकते हैं पत्राचार शिक्षा। इसके अलावा अपन नाम ले सकते हैं स्वयं पाठी विद्यार्थियों की शिक्षा। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा। क्लियर है? तो ये जितने भी उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से क्लियर होता है कि निरौपचारिक शिक्षा का भी अपना एक फंडा है। तो शिक्षा 3 प्रकार की निकल के आई, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। और ये कंसेप्ट यूनिवर्सल है, हर जगह आपके काम में आने वाले हैं। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट पर। चलिए जी, तो विद्यार्थी मित्रों यहां पर आकर के ये कंसेप्ट होता है समाप्त। शिक्षा से संबंधित शिक्षा का अर्थ पता चल गया हमें, शिक्षा की परिभाषा पता चल गई, शिक्षा के प्रकार पता चल गए। अब एक चीज आती है और उस चीज का नाम है शिक्षण चर, जिसको अंग्रेजी में टीचिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, शिक्षण चर यानी कि टीचिंग वेरिएबल्स। क्लियर है? अब ये क्या है क्या नहीं है ये समझे। शिक्षण चर पहली बात तो है क्या, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षण चर कहलाते हैं। क्लियर है? शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक ही क्या कहलाते हैं? शिक्षण चर कहलाते हैं, टीचिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये बात क्लियर है? दूसरी चीज, शिक्षण चरों को मुख्य रूप से शिक्षण चरों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, शिक्षण जो चर होते हैं इन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। सबसे पहले नंबर 1
स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, और नंबर 3 उदासीन या मध्यस्थ चर। क्लियर है ना? तो सीधी सी बात ध्यान रखना, शिक्षण चर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, और नंबर 3 उदासीन या मध्यस्थ चर। अब ये क्या है क्या नहीं है, इनका फंडा अपन अलग से देखेंगे। फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब सबसे पहले लेते हैं अपन स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? ये स्वतंत्र चर पहले इसको समझे। स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि अपन जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है इसमें 3 चीजें तो मिनिमम मिलेंगी ही मिलेंगी आपको, और मुख्य रूप से होती वही है। जैसे कि एक तो टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, और सिलेबस होता है बीच में जिसके थ्रू अपन पढ़ाने का काम करते हैं, सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है उन तक पहुंचने का। तो स्वतंत्र चर आखिर होता क्या है? तो याद रखिएगा, ऐसा चर जो सदैव दूसरों को प्रभावित करता है, ऐसा चर जो सदैव दूसरों को प्रभावित करता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। अब आप खुद सोचो, एक स्कूल के अंदर अगर मैं पढ़ा रहा हूं एज ए टीचर, तुम प्रभावित कर कौन रहा है? अरे मैं ही तो कर रहा हूं, मतलब मैं ही तो आप लोगों को प्रभावित कर रहा हूं। तो मैं अगर आपको प्रभावित कर रहा हूं तो मैं कौन सा चर हो गया भैया? स्वतंत्र चर हो गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा चर सदैव दूसरों को प्रभावित करता है, ऐसा चर सदैव दूसरों को प्रभावित करता है जबकि स्वयं अप्रभावित रहता है। याद रखिएगा, ऐसा चर जो सदैव दूसरों को प्रभावित करता है जबकि स्वयं अप्रभावित रहता है, कौन सा चर कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है टीचर। टीचर हमेशा दूसरों को ही प्रभावित करता है, खुद प्रभावित नहीं होता है। ये याद रखिएगा हमेशा मेरी बात को। तो इसलिए कौन सा चर है? स्वतंत्र चर है, और वो कौन है? शिक्षक है। लेकिन हम दूसरे चर की बात करें, जिसे हमने आश्रित चर कहा, तो ये क्या है इसको समझो। आश्रित चर जो होता है ये स्वतंत्र चर के कारण खुद प्रभावित होता है, स्वयं प्रभावित होता है। अब आप सोचो कि स्वयं प्रभावित कैसे हो रहा है, स्वयं प्रभावित क्यों हो रहा है और कैसे होगा, ये समझिए। और हो कौन? तो जब आप एक क्लास में पढ़ाते हो तो आपकी वजह से कौन से लोग प्रभावित होते हैं भैया? जब आप पढ़ाते हो तो आपकी कक्षा में आपके स्टूडेंट्स आपसे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब साफ स्पष्ट बात यही है विद्यार्थी मित्रों कि आश्रित चर जो होता है वो खुद प्रभावित होता है, और जो उसे प्रभावित ये कर रहा है वो और कोई नहीं, वो कौन सा चर है? वो चर आश्रित चर यानी कि स्टूडेंट है। तो मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में कि यह स्वतंत्र चर के कारण, यह स्वतंत्र चर के कारण स्वयं प्रभावित होता है। किसके कारण? स्वतंत्र चर के कारण स्वयं प्रभावित होता है, खुद प्रभावित होता है। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल हैं विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। ये हमेशा प्रभावित होता है, और करता कौन है? तो टीचर करता है। तो स्वतंत्र और आश्रित ये 2 कंसेप्ट तो क्लियर हो गए। फटाफट इसको अपने दिल दिमाग जहन में उतारो, छापो, और उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब साहब बात आती है तीसरे और अंतिम चर की, जो कि होता है उदासीन या मध्यस्थ चर।
कौन सा है? उदासीन या मध्यस्थ चर। अब उदासीन या मध्यस्थ चर क्या है इसको भी समझो। कुछ एक ऐसा चर भी माना गया है जो ना तो किसी को प्रभावित करता है और ना किसी से प्रभावित होता है। तो ऐसा चर जो ना तो किसी को प्रभावित करेगा और ना किसी से प्रभावित होगा, ऐसा चर एक ही हो सकता है, वो है उदासीन। और आप सोचिए वो क्या होगा? वो है पाठ्यक्रम। क्यों? क्योंकि ये जब तक शिक्षक ना हो तब तक प्रभावित भी नहीं कर सकता, और भैया ये प्रभावित होता भी नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज के रूप में लिखवा देता हूं कि ऐसा चर जो ना तो दूसरों को प्रभावित करता है और ना ही स्वयं प्रभावित होता है, उदासीन या मध्यस्थ चर कहलाता है। क्लियर है? तो उदासीन या मध्यस्थ चर क्या होता है? जो ना तो दूसरों को प्रभावित करेगा और ना ही खुद प्रभावित होगा, उदासीन या मध्यस्थ चर कहलाएगा। जैसा एग्जाम्पल हो गया आपके पाठ्यक्रम। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिलेबस तो 3 प्रकार के चर निकल के आ गए, स्वतंत्र, आश्रित और उदासीन। अब यहां बनता है एक सितारा बिंदु, और सितारा बिंदु क्या है वो सुनो। सितारा बिंदु यह है कि कुर्ट-लेविन के अनुसार शिक्षण चर कुल 4 माने गए हैं। क्लियर है? कुर्ट-लेविन ने शिक्षण चरों की संख्या कुल कितनी मानी है? 4 मानी है। और वो चौथा चर वातावरण को बताया गया है। चौथा चर किसे बताया गया है? वातावरण को बताया गया विद्यार्थी मित्रों। तो ये बात क्लियरली दिमाग में डाल लेना। तो भैया ये कुर्ट-लेविन ने अधिगम के अंदर एक सिद्धांत भी दिया था, वातावरणीय या क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत। उसके अंदर भी इस भाई ने यही बातें कही थी। तो कुल मिलाकर के सारे कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो चुके हैं कि शिक्षण चर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो डायरेक्ट पूछता है तब तो आपको 3 ही प्रकार बताने, इनकेस अगर उसने नाम ले दिया कुर्ट-लेविन का तब आपको 4 प्रकार बता देने। ये बात ध्यान रह जाएगी। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद में एक ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा कंसेप्ट आता है, शिक्षण फॉर्मूला, टीचिंग फॉर्मूला। और टीचिंग फॉर्मूला क्या है? तो ये बात ध्यान रखना, ये वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किए शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात, सामान्य से विशिष्ट और सब उदाहरण से नियम, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्थूल से सूक्ष्म। मैं बात कर रहा हूं टीचिंग फॉर्मूला की। और टीचिंग फॉर्मूला 2 प्रकार से दिए गए आज तक। टीचिंग फॉर्मूलाज 2 दिए गए हैं। एक तो दिया था साहब डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने। एक तो किसने दिया था? डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने। और दूसरा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब साहब डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम और महात्मा गांधी जी क्या शिक्षण फॉर्मूला बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि टीचिंग फॉर्मूला अब तक 2 दिए गए हैं, जिसमें एक तो दिया था डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने और एक दिया था महात्मा गांधी जी ने।
क्लियर बात है? फटाफट से इस कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब सुने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के द्वारा या डॉक्टर बीएस ब्लूम के द्वारा जो टीचिंग फॉर्मूला दिया गया था, वो टीचिंग फॉर्मूला था 3H फॉर्मूला। याद रखेंगे, डॉक्टर बीएस ब्लूम के द्वारा 3H फॉर्मूला दिया गया था, 3H फॉर्मूला। और वो 3H फॉर्मूला क्या था तो सुने। वो 3H फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था। ये पहला H, ये दूसरा H और ये तीसरा H। पहले H का मतलब है हेड, दूसरे H का मतलब है हैंड, सॉरी हार्ट, और तीसरे H का मतलब है हैंड। क्लियर है? तो 3H फॉर्मूला में पहले H का मतलब है हेड, दूसरे H का मतलब है हार्ट और तीसरे H का मतलब है हैंड। हेड का मतलब होता है सिर यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क या सिर। हार्ट का मतलब होता है हृदय और हैंड का मतलब होता है हाथ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसके अंदर एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ विद्यार्थी मित्रों। मस्तिष्क में क्या होता है? ज्ञान। इसलिए एक उद्देश्य क्या निकल के आया? ज्ञानात्मक उद्देश्य। हृदय में क्या होता है? भाव। इसलिए दूसरे एच से कौन सा उद्देश्य निकला? भावात्मक उद्देश्य। और हाथ से क्या होती है? क्रिया। इसलिए एक उद्देश्य क्या निकला? क्रियात्मक उद्देश्य। तो कुल मिलाकर के बीएस ब्लूम ने 3H फॉर्मूला दिया, हेड, हार्ट और हैंड, ज्ञान, भाव और क्रिया। समझ गए आप? फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर अगले पेज पर बढ़ रहे हैं। चलिए जी, अब साहब महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा 4H फॉर्मूला प्रतिपादित किया गया। कौन सा फॉर्मूला प्रतिपादित किया गया? 4H फॉर्मूला प्रतिपादित किया गया। कैसा था? पहला H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H। पहले H का मतलब उन्होंने वही लिया, हेड, गांधी जी ने भी। दूसरे H का मतलब लिया हार्ट, तीसरे H का मतलब लिया हैंड और चौथे H का मतलब लिया हेल्थ। तो ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा कि साहब गांधी जी के द्वारा चौथा H फैक्टर कौन सा माना गया? तो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को। तो ध्यान से देखें, हेड का मतलब में तो है ज्ञान, हार्ट का मतलब मैंने आपको बताया था भाव, हैंड का मतलब मैंने आपको बताया था क्रिया और हेल्थ का मतलब मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य। क्लियर है? और यही भी बात सही कहते हैं गांधी जी के, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु वाली विचारधारा बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हुई यहां पर नजर आती है। क्लियर है? तो ये शिक्षण सूत्र इस प्रकार से दिए गए और इन शिक्षण फॉर्मूलाज के अंदर दो व्यक्तियों का योगदान रहा, गांधी जी का भी रहा, तो साहब अपने डॉक्टर बीएस ब्लूम का भी योगदान रहा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी विद्यार्थी मित्रों। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर मैं आपसे दो बातें करूंगा। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो विद्यार्थी मित्रों ये था शिक्षण से संबंधित कंसेप्ट। शिक्षण क्या है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा का प्रकार यानी कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, शिक्षा से संबंधित और बातें क्या क्या, ये सारी बातें हमने की। तो विद्यार्थी मित्रों शिक्षा से संबंधित बातें यहां आकर के होती है समाप्त।
अब हम बात करेंगे शिक्षण व्यू रचनाओं की, कि कौन कौन सी शिक्षण व्यू रचनाएं होती है, किस प्रकार से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस प्रकार उनको अप्लाई किया जाता है। लेकिन वो इस क्लास में नहीं, अब वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो सोनी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा और मज़े लेते रहिएगा क्वालिटी एजुकेशन का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।